हेलो स्टूडेंट्स, विज्ञान पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए साइंस का एक और नया सेट लेकर के आया हूँ, सेट 20। तो आज हमारे टोटल 1200 प्रश्न पूरे होने वाले हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो पिछले वीडियो की तरह आप लोगों के लिए नॉलेजफुल रहे। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखें, तभी आपको इसका पूरा लाभ मिल सकता है स्टूडेंट्स, और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। तो वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें स्टूडेंट्स। और वीडियो देखने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, बेकन, हैम और लार्ड मिलते हैं। ये जो शब्द हैं, ये जो शुअर का जो मांस होता है उससे लिए गए ये शब्द हैं, उससे रिलेटेड ये शब्द हैं। तो ये शुक्रों से संबंधित शब्द हैं, बेकन, हैम और लार्ड। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी का डंक रूपांतरण है। तो ये जो मधुमक्खी का डंक है ये रूपांतरण होता है अंड निक्षेपक का। अगला क्वेश्चन है, मृत केंद्र डेड हर्ट किस में उत्पन्न होता है। तो ये ईख, गन्ने में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक विश्लेषण के बाद बोतल कॉर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित पाया गया। तो स्टूडेंट्स इसमें पाया गया कार्बोनेट को। अगला क्वेश्चन है, ग्रेनम निम्नलिखित का घटक है। तो जो ग्रेनम होता है वो हरित लवक का घटक होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पादपों में जल और खनिज लवणों का परिवहन होता है। तो जो पादप होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनमें जल और खनिज लवणों के परिवहन के लिए दारू, जिसे जाइलम कहा जाता है, इनके द्वारा परिवहन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रुधिर में यूरिक अम्ल की उच्च मात्रा निम्न रोग का लक्षण है। तो जब रुधिर में यूरिक अम्ल की उच्च मात्रा हो जाती है तो स्टूडेंट्स तो गाउट रोग हो जाता है। तो ये गाउट रोग के लक्षण हैं कि जब रुधिर में यूरिक अम्ल की उच्च मात्रा हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, पोलियो विषाणु शरीर में प्रवेश करता है। तो जो पोलियो विषाणु होता है स्टूडेंट, शरीर में दूषित खाने से और पानी के माध्यम से ये शरीर में प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा जीवित वानर है। तो सबसे छोटा जीवित वानर के तौर पर हम गिब्बन को जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है स्टूडेंट्स वेबर। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार बराबर होता है। तो ये बराबर होता है गुरुत्वीय त्वरण और द्रव्यमान के गुणनफल के। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रम जो उपलब्ध ऊर्जा का क्षय नहीं करता कहलाता है। तो उसको कहा जाता है स्टूडेंट्स प्रक्रम को रुद्धोष्म प्रक्रम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रतिध्वनि सुनने का कारण है। तो प्रतिध्वनि सुनने का मुख्य कारण होता है ध्वनि तरंगों का परावर्तन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है। तो जो ध्वनि होती है वो अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः वायरस निम्न को छोड़कर समस्त पौधे को संक्रमित करता है। तो कॉर्टेक्स को छोड़कर समस्त पौधे को संक्रमित करता है वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है। तो जो टाइफाइड है वो ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव गुर्दा में होने वाली अश्मीरी में ज़्यादातर होते हैं। तो देखा जाए तो उसमें कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल, पानी व गैस किसी कुएं में निम्न आरोही क्रम में विद्यमान रह सकते हैं। तो पानी का घनत्व तो ज़्यादा रहता है तो पानी नीचे रहेगा। फिर तेल का उससे थोड़ा घनत्व तो कम रहता है तो पानी के ऊपर तेल रहेगा। और सबसे कम घनत्व तो गैस का रहता है, इसलिए क्या रहेगा, वो तेल के ऊपर रहेगा। तो जो क्रम रहेगा, आरोही क्रम रहेगा स्टूडेंट्स, पानी, तेल और गैस, इस क्रम में वो व्यवस्थित होंगे। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम के दो समस्थानिक यूरेनियम 235 तथा यूरेनियम 238 में देखा जाए तो प्रोटॉनों की संख्या एक समान होती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के अलावा हमारी आंख को बिना सहायता दिखाई देने वाला निकटतम तारा है। तो देखा जाए तो यहाँ पर इसका आंसर है अल्फा सेंचुरी, जिसे हम क्या कर सकते हैं, सूर्य के अलावा हम हमारी आँखों से बिना सहायता के इस तारे को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि स्टूडेंट्स कम हो जाती। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, एक पिंड किसी द्रव में तैर रहा है। पिंड और द्रव का घनत्व बराबर है। अगर पिंड को नीचे की ओर दबाकर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जहाँ उसे छोड़ा जाएगा वहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगर किसी झील के तल से ऊपर आते बुलबुले के आयतन में वृद्धि होती है।
यानी वो बुलबुला फैलता चला जाता है। जैसे जैसे वो ऊपर तल पर आता है तो वो फैलता जाता है। तो उस बुलबुले पर लगने वाला दाब, स्वाभाविक बात है कि यदि दाब कम होगा तो बुलबुले का आकार क्या होगा, बढ़ता जाएगा, यानी उसका आयतन में वृद्धि होगी। तो यहाँ इसका जो रीजन है कि जो दाब होगा वो क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तानों के बादल बरसते नहीं है, तो उसका कारण है कि रेगिस्तानों जैसे जगहों पर क्या होती है, निम्न आर्द्रता रहती है। निम्न आर्द्रता के कारण वहाँ पर जो रेगिस्तान है वहाँ बादल बरसते नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति निम्नलिखित गुण के कारण होती है। तो स्टूडेंट्स ये जो गुण है वो गुण कहलाता है पृष्ठ तनाव, और इसी पृष्ठ तनाव गुण के कारण क्या होती है, द्रव की बूंद जो है वो गोलाकार होती है और न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखती है। अगला क्वेश्चन है, हिम नदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है, तो ये प्रारंभ होती है बर्फ का पिघलना निचली सतह से। अगला क्वेश्चन है, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता, इसका आंसर बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फ़ारेनहाइट पर सेल्सियस मान समान होता है, तो -40 डिग्री सेल्सियस पर जो फ़ारेनहाइट देखा जाए तो -40 डिग्री सेल्सियस पर जो फ़ारेनहाइट जो मान होता है वो सेल्सियस मान के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी, तो -273 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम टेम्परेचर कर देते हैं तो जो भी सभी गैसें होंगी वो शून्य आयतन घेरेंगी। अगला क्वेश्चन है, कैंडेला मात्रक है, तो जो कैंडेला मात्रक होता है वो ज्योति तीव्रता का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं, तो 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए हमें जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उस ऊष्मा को कहा जाता है स्टूडेंट्स विशिष्ट ऊष्मा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक्स किरणें पार नहीं कर सकती, तो एक्स किरणें जो है वो स्टूडेंट्स मानव अस्थि को पार नहीं कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा इकाई है, तो जो किलोवाट घंटा इकाई है वो ऊर्जा की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, वातानुकूलन प्रणाली नियंत्रित करती है, तो ये नियंत्रित करती है स्टूडेंट्स तापमान को, आर्द्रता को और वायु वेग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है, तो ऐसे पदार्थ में स्टूडेंट्स स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परम शून्य ताप पर, तो परम शून्य ताप पर क्या घटनाएं घटित होती हैं कि पानी जमना शुरू हो जाता है। दूसरी बात यह है कि आणविक गति अवरुद्ध हो जाती है, और तीसरी ये बात है कि इसमें कि सभी गैसें द्रव में बदल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम की खोज किसने की, तो परमाणु बम की खोज का श्रेय स्टूडेंट्स जाता है ऑटो हान को, याद कर लें इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तड़ित की चमक यानी बिजली की जो चमक होती है गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है, यानी कि जब बिजली चमकती है तो उसकी चमक पहले दिखाई देती है और उसकी जो गर्जन होती है वो बाद में हमें सुनाई पड़ती है, क्योंकि इसका कारण है कि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। ठीक है, तो इसी कारण से हमें क्या होती है, बिजली की चमक पहले दिखाई देती है और उसकी गर्जन हमें बाद में सुनाई देती है। अगला क्वेश्चन है, 3000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य की प्रकाश तरंग की आवृत्ति होगी, तो यहाँ आवृत्ति बताई गई है 1 × 10⁻15 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु पर लाने में प्रयोग किया जा सकता है, तो अवतल दर्पण को प्रयोग किया जा सकता है सूर्य के प्रकाश को नाभि बिंदु पर लाने में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण कितना होगा, तो परावर्तन कोण भी स्टूडेंट्स क्या होगा, 60 डिग्री का होगा, क्योंकि ये प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार होता है कि आपतित किरण का मान जो है वो परावर्तित किरण के मान के बराबर होता है, और इसीलिए अगर आपतित किरण 60 डिग्री का एंगल बनाती हुई बना रही है तो जब वो किसी सतह से परावर्तित होगी, ठीक है ना, जैसे मैं बता देता हूँ, माना कि ये कोई सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिव सरफेस है कोई, जैसे ठीक है ये पॉलिश सरफेस है और यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आ रही है और टकराने के बाद वो जा रही है, तो जाने के पश्चात इनके बीच में जो एंगल बनेगा ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है, ये आर। ठीक है, तो ये अगर 60 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पर, तो जब ये प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से टकरा करके वापस
जब जाएगी आपके वातावरण में, ठीक है, तो वो भी कितने का एंगल बनाएगी स्टूडेंट्स? 60 डिग्री का ही एंगल बनाएगी। तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि जो एंगल होता है आई वो एंगल आर के बराबर होता है। यानी यहाँ पर हम बता दें एंगल आई जो बराबर होता है वो एंगल आर के बराबर होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार है, ठीक है ना। ये प्रकाश का परावर्तन का नियम के अनुसार है कि आपतित किरण का मान परावर्तित किरण के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो स्टूडेंट्स सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सर सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए ही सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो उस उपकरण को स्टूडेंट्स कहा जाता है एक्टियोमीटर, जिसका उपयोग किया जाता है सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने में। अगला क्वेश्चन है भौतिक विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति थे? तो भौतिक विज्ञान में देखा जाए तो पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति थे विलियम रॉन्टिजन। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? तो अभिसारी लेंस जो है वो मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति इसको उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है, तो 95 डेसिबल से ऊपर यदि शोर हो रहा है तो ध्वनि को जो व्यक्ति है वो सुन नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन है एक प्रकाश वर्ष किसके सर्वाधिक समीप है? तो देखा जाए तो एक प्रकाश वर्ष जो है वो 10 की घात 16 मीटर के देखा जाए तो इक्वल है या समीप है हम कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉपलर प्रभाव संबंधित है तो जो डॉपलर प्रभाव होता है ये स्टूडेंट्स ध्वनि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? तो यदि पीली रोशनी है और उस पीली रोशनी में हम गहरी नीली वस्तु अगर लेकर के जाते हैं तो स्टूडेंट्स वो हमें काली दिखाई देगी। अगला क्वेश्चन है ध्वनि तरंग किस दर से यात्रा करती है? तो जो ध्वनि तरंग है वो स्टूडेंट्स 1125 फुट प्रति सेकंड की दर से यात्रा करती है। अगला क्वेश्चन है कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी होती है? तो बैगनी रंग की गति जो है वो जब कांच में से जब ये प्रकाश का रंग गुजरता है तो उसकी गति कैसी हो जाती है स्टूडेंट्स? धीमी हो जाती है। तो याद रखें बैगनी रंग। अगला क्वेश्चन है सामान्य आंखें के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है? तो 25 सेंटीमीटर देखा जाए तो ये सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है जहाँ से हमें स्पष्ट दिखाई देना प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर वाहन में पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण होते हैं? तो साइड मिरर के तौर पर देखा जाए तो हमारे स्कूटर बाइक या कार या बसेस के जो साइड मिरर होते हैं उनमें पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दूरदृष्टि दोष का संशोधन हेतु प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है? तो देखा जाए तो उत्तल लेंस जो होता है उसका उपयोग दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए जो चश्मे होते हैं स्पेक्टिकल्स होते हैं उनमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की चाल है? तो ध्वनि की चाल स्टूडेंट्स होती है 760 मील प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लिया जाता है? तो कैमरे में देखा जाए तो उत्तल जो लेंस है उसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, इसको कहा जाता है ओम का नियम। देखिए इस तरीके से समझ लेते हैं हम कि माना कि ये कोई आपका कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, ये कंडक्टिंग वायर है आपका, इसके एक छोर पर ए है एक छोर पर बी है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। तो अब एक्चुअली क्या हो रहा है इसके दोनों सिरों के बीच विभवांतर पैदा हो रहा है और विभवांतर को हम स्टूडेंट्स वोल्ट से मापते हैं तो वी से हम इसको डिनोटेट करते हैं। अब जब विभवांतर पैदा होगा तो स्वाभाविक बात है कि जो कंडक्टर होगा उसमें धारा तो बहेगी यानी विद्युत धारा बहेगी और विद्युत धारा को हम आई से डिनोटेट करते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों का अनुपात यानी कि V अपॉन I का जो अनुपात है इस अनुपात को हम एक स्थिरांक के द्वारा डिनोट करते हैं वो है R और R को हम बोलते हैं प्रतिरोध। और इसी फार्मूले को क्या कहा जाता है कि V अपॉन I इक्वल R को ही क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? ओम का नियम कहा जाता है।
तो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने कमेंट्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि कोई गलती हुई है तो ज़रूर उस क्वेश्चन को मुझे बताएं कमेंट्स करके, तो मैं उस क्वेश्चन के आंसर को ज़रूर सुधारूंगा। और वीडियो देखने के लिए आज का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए और आपके लिए नॉलेजफुल रहे तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं और भी आपके लिए मेहनत करूँगा। तो आज का वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।